अहिले यसरी आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईलाई धेरै बुझाउन त सक्दैनौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू हाम्रो अब निरन्तरता चल्नेछ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो निरन्तरता चल्नेछ। जसलाई कहीँ डाउट रहेको छ भने हामी हर प्रयास तपाईहरूलाई सिकाउन बुझाउन अनवरत लागिरहनेछ। अहिले गुरुजीले केही विषयमा प्रकाश पारिदिनुहुनेछ। उहाँको मेन भनेको ज्योतिषमा मुहुर्त, केपी ज्योतिषमा मुहुर्त, अनि उहाँ यस्तो वास्तुको एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँले एउटा अर्को के बताइदिनुहुन्छ आज हामीलाई भन्दा 4 स्टेप थ्योरी र 6 स्टेप थ्योरीको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनुहुनेछ। जो नयाँ ज्योतिष साथीहरू हुनुहुन्छ यस भैदिकका, उहाँहरूलाई 4 स्टेप 6 स्टेप भनेको के हो भन्ने अनौठो लाग्ने होला। त्यसलाई अब आज कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नु होला, कहाँ कति डाउट रहन्छ त्यो डाउट तपाईँले टिपेर हामीलाई प्रश्न गर्नु होला। हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई हर सम्भव उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। आज पनि गुरुजीले आफूले समय भ्याएसम्म दिनुहुनेछ र जसलाई जिज्ञासा उत्पन्न भइरहनेछ हामीलाई कुनै पनि समयमा जहाँ जसरी जोडिनु भएको थियो त्यही तपाईँले क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। अथवा होइन हामी त राम्रैसँग सिक्न खोज्छौँ भन्नुभयो भने पनि अलग भिडियो छँदैछन्। आजको कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउनुहोस्। तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ है। नमस्ते 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 गुरुजी, नमस्ते जी, सबको नमस्ते। गुरु नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरु। नमस्कार गुरु। नमस्कार गुरु। नमस्कार नमस्कार। श्री कनक बसिया जी विगत बहुत सालों से ज्योतिष के सेक्टर में बहुत आगे रहे हैं। उन्होंने kpastrologer.com वेबसाइट के थ्रू, केपी इजाइन पत्रिका के थ्रू ज्योतिष को आगे लेके जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनका हम कहीं से भी धन्यवाद देने से कम पड़ता है। इतना अच्छे से वो आगे बढ़ रहे हैं। इतने लोगों को ज्योतिष, मुझे नहीं लगता है उनका नाम संसार में किसी ने नहीं सुना हो। जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं सब ने उनका नाम सुना है। ऐसे प्रखर विद्वान आज हमारे कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारा अहोभाग्य है। धन्यवाद। आज अपने तरफ से जितना हो सके ज्योतिष केपी सिस्टम के बारे में हमको ज्ञान देने वाले हैं। हम धैर्य पूर्वक उनका बात सुने, बुझने का प्रयास करें और हम फिर भी वहाँ उनसे जुड़ते रहेंगे। उनको बहुत तकलीफ देना है, हमको बहुत देंगे उनको, पर फिजिकली रूप में भी हम काठमांडू में बुलाएंगे। जरूर आना पड़ेगा उनको। जी जी, जरूर जरूर। और गुरुजी अब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे मेन चीफ गेस्ट है आज। जी जी। और हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अब अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी जी जी, थैंक यू। मेरा वेबसाइट है kpastrologer.com। उसमें मेरा एक दुनिया का सर्वप्रथम ई मैगजीन जो मैंने बनाया था केपी डिजाइन करके, वो 2007 से चल रहा है। बिल्कुल फ्री है, कहीं पे कोई चार्जेस नहीं है। दुनिया के 65 देशों में वो पढ़ा जाता है और लगभग 6000 डाउनलोड हर महीने होते हैं। आप लोग भी
मेरी वेबसाइट kpastrologer.com में जा करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, ना कहीं है। मंथली मैगजीन है, वो टोटली केपी के ऊपर है, अंग्रेजी में है, लेकिन वो अंग्रेजी इतना सरल होता है कि अगर आपको थोड़ा भी अंग्रेजी आता है तो आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी उसमें नहीं होता है। तो मेरा आग्रह है आप सबको, आप सब मेरी वेबसाइट पे जा करके kpastrologer.com साइन अप फॉर केपी डिजाइन करके एक सेक्शन है, उसमें आप फॉर्म भरिए और मैगजीन का आनंद लीजिए। 2007 से आज तक के इश्यू सब पड़े हुए हैं, आप पूरे के पूरे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मैंने अब तक 13 बुक लिखी है केपी के ऊपर, उसमें लगभग हर एक सब्जेक्ट को मैंने कवर कर लिया है। एक बुक गुजराती में है जो मेरी मदर लैंग्वेज है, एक बुक हिंदी में है, और बाकी की 11 बुक जो है वो अंग्रेजी में है। वो भी आपको मेरी वेबसाइट से मिल सकती है। अगर आपके वहाँ इंडिया वाला अमेज़न आता है तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों को केपी का बेसिक नॉलेज है। एक बार आप सब कंफर्म कर लीजिए। ये जो कृष्णमूर्ति पद्धति है वो के कृष्णमूर्ति जी ने बहुत साल पहले इस पे काम करना शुरू किया था और अपना एक मैगजीन निकाला था, एस्ट्रोलॉजी एंड आदृष्टा। वो उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 15 या 20 साल तक चला। वो जब से शुरू हुआ तब से लेकर के 1970 तक, 1970 तक उन्होंने जो भी लिखा है वो अलग अलग टाइप से लिखा है। जहां जहां उनको तकलीफ हुई वहां उन्होंने अपने में सुधार किया, अपनी सिस्टम को डेवलप करते गए, धीरे 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 करके करके 1970 में वो आज जो हम केपी पढ़ते हैं वहां तक पहुंचे। 72 में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने जो लास्ट में कहा है वो उसको बताने का उनको ज्यादा टाइम नहीं मिला। उनके जो 6 रीडर है वही केपी का साहित्य था और कुछ था नहीं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि पढ़ने से समझ में नहीं आता है। और केपी में लगभग 68-70 में मेरे गुरुजी थे चंद्रकांत रत्नेश्वर भट्ट। उन्होंने हमारी जो मदर लैंग्वेज है गुजराती, उसमें 8 बुक लिखी केपी पे। वो इतनी क्लियर और एकदम स्पष्ट लिखा कि कोई भी आदमी उसको थोड़ी मेहनत करके पा सकता है कि भाई केपी हकीकत में क्या है, क्या कैसे प्रेडिक्शन करने हैं। तो मेरे पास आज जो भी है वो मेरे गुरुजी के कारण है। रीडर मैंने बहुत बार पढ़ी लेकिन समझ में नहीं आया, छोड़ दिया। लेकिन जब से मैंने चंद्रकांत भट्ट जी की बुक पढ़ी उसके बाद मेरी समझ में केपी आई और मैंने फिर उसमें धीरे धीरे करके संशोधन कर करके उस लेवल पे मैं आया कि जिससे जो रिजल्ट मिले हमें वो अच्छे से अच्छा मिले। 100% दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर तो हम भगवान हो जाएंगे। तो 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी सिस्टम से ये जो केपी सिस्टम है वो मतलब काफी ऊपर है, बिल्कुल सरल है। कोई सूत्र ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रह ऊंच नीचे नहीं है, अस्त नहीं है, शत्रु नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्रह है बस। तो ये बिल्कुल मतलब मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सी सिस्टमें पढ़ी है, वैदिक पढ़ा है, वेस्टर्न पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने।
लेकिन सबसे आसान और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला अगर कोई सिस्टम है तो वो केपी सिस्टम है। और मैं लगभग 99 से इसी पे काम कर रहा हूँ, इसी से काम कर रहा हूँ। अब केपी का जो मेन बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि सिर्फ अकेला प्लेनेट काम नहीं करता। जो भी ग्रह है उसका नक्षत्रपति यानी स्टार लॉर्ड और उसका उपपति यानी कि सब लॉर्ड, ये तीनों मिल करके जो भी सिग्निफाई करते हैं, निर्देशित करते हैं, उसके हिसाब से परिणाम आता है। कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। अगर उसका नक्षत्रपति 11वें भाव में बैठा है तो वो लाभ भी देगा आपको। तो उस हिसाब से उन्होंने शुरू में सिर्फ स्टार तक थे, फिर उन्होंने सब तक गए। और ये जो उन्होंने कोष्टक बनाए सब लोड के, जो 249 तक के सब उन्होंने गिन करके लिखे हैं। अब ये जो 249 तक के सब है वो एक तरह से आप देखें तो नवमांसी है। जो नवमान हम पढ़े हैं पहले वो 3/20 का एक इक्वल भाग कर दिया है पूरा। लेकिन यहां पे जो है उन्होंने अनइक्वल भाग किया है विंशोत्तरी दशा के हिसाब से। और अगर ये जो उन्होंने भाग किया है, केतु का इतना है, शुक्र का इतना है, गुरु का इतना है, अगर वो डिग्री मिनट को अगर आप टाइम में कन्वर्ट कर ले, वो मतलब दिन महीने साल में कन्वर्ट कर ले उसको, तो बिल्कुल वही मिलेगा जो अंतरदशा का पीरियड, जितने महीने टाइम कलाक मतलब जितने दिन कलाक का या महीने का होता है, बिल्कुल वही मिलेगा आपको। अब वो ये मैथ्स का सब्जेक्ट है इसलिए हम इसमें ज्यादा आज नहीं जाएंगे, पर अगर आप ऐसा उल्टा करेंगे तो बिल्कुल वही मिलेगा जो विंशोत्तरी दशा का कैलकुलेशन है। ये बिल्कुल विंशोत्तरी दशा के बेस पर पूरा उन्होंने 249 भाग किए हैं। तो ये जो उन्होंने किया है उसमें उनका ऐसा कहना था कि प्लेनेट जो है और उसका स्टार लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड, ये तीन को हमें कंसीडर करना है। ये तीनों कहाँ बैठे हैं और किसके मालिक बन रहे हैं, वो जो भाव हमें मिलते हैं उस हिसाब से हमें उसका रिजल्ट मिलता है। उनका ये कहना था कि नक्षत्रपति जो है वो रिजल्ट देता है और सब लॉर्ड जो है वो डिसाइड करता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। प्लेनेट जो है वो सोर्स है। लेकिन जब मैंने उनके जो पुराने मैगजीन थे एस्ट्रोलॉजी एंड आदृष्टा, उसके 6 रीडर और जो भी दूसरा साहित्य था केपी का उनका लिखा हुआ, उसका जब मैंने अभ्यास किया तो मैंने ये पाया कि कोई भी भाव हो जो प्लेनेट में आता हो, नक्षत्र में आता हो या सब लॉर्ड में आता हो, तीनों मिलकर के ही काम करते हैं। कहीं पे भी कोई भी रिलेवेंट भाव अगर हमें मिल गया, यानी कि जिस भाव की हमको जरूरत है वो अगर हमें मिल गया तो वो काम होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शादी की बात करते हैं तो शादी के लिए हमें चाहिए 2, 7, 11। अब मान लीजिए प्लेनेट ए है, बी के स्टार में है और सी के सब में है। अगर ये बी या सी कहीं पर भी 2 या 7 या 11 कोई भी एक मिल गया तो काम होगा। जबकि उन्होंने रीडर में लिखा है कि स्टार लॉर्ड अगर 2 या 7 या 11 दिखाएगा तभी ये होगा, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो ये जब हम करते हैं तभी हमें पूरा इसका रिजल्ट मिलता है। अब इसको करने के लिए उन्होंने एक टेबल दिया था जिसको वो कहते हैं 4 फोल्ड का टेबल। आप सब लोग जानते होंगे, ABCD करके टेबल बनता है।
मैं मानता हूं आप सभी को पता होगा वो टेबल जो सिग्निफिकेटर का बनता है वो। ये जो 4 फोल्ड का टेबल है उन्होंने अपने रीडर में दिया हुआ है, लेकिन जब वो यूज करते हैं तो एक्चुअली वो करते हैं 6 फोल्ड का टेबल। ये 6 फोल्ड का टेबल जब उन्होंने पहली बार बुक लिखी थी 1972 में, सागर पब्लिकेशन से पब्लिश हुई थी, 2 पार्ट में थी वो बुक। उसमें उन्होंने कहीं पे 1-2 जगह पे इसका यूज किया है। मुझे उसमें इंटरेस्ट पड़ा और मैंने देखने की, समझने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि 4 फोल्ड का सिग्निफिकेटर टेबल जो है वो यूजफुल नहीं है, इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन जो रिजल्ट मिलते हैं वो 6 फोल्ड सिग्निफिकेशन टेबल से मिलते हैं। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और जितने भी एग्जाम्पल कृष्णमूर्ति जी ने खुद लिखे हैं उनको मैंने समझना चालू किया। तो मैंने ये पाया कि कहीं पर उन्होंने लिखा है कि प्लेनेट ए की दिशा में जॉब मिली। अब प्लेनेट ए की दिशा में जॉब मिली और अगर आप 4 फोल्ड का टेबल बनाएंगे तो प्लेनेट ए सिग्निफिकेटर टेबल में होता ही नहीं है, तो फिर जॉब कैसे मिली? तो उसी एग्जाम्पल को अगर हम 6 फोल्ड बना लें तो वो प्लेनेट ए सिग्निफिकेटर टेबल में आ जाता है। अब ये जो है मैं जो अभी बोल रहा हूं वो समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको जो मैंने निकाल के रखा है ये सब कि भाई ये कैसे 6 फोल्ड टेबल यूजफुल है, तो उसके जो मेरे पास एग्जाम्पल है वो मैं चाहूंगा कि मैं वो आपको दिखाऊं और उसके आधार पे मैं आपको समझाऊं कि क्या यूज करना चाहिए, 4 फोल्ड या 6 फोल्ड। आप में से कोई ये केपी के सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है? हाँ, हम सब करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप? अभी केपी स्टार 1। केपी स्टार 1, अच्छा अच्छा। अब उसमें मुझे नहीं पता ये 6 फोल्ड आता है कि नहीं आता है। वो आपका सॉफ्टवेयर लेने का सोच रहे हैं हम। हाँ, वो वाला अच्छा है जी। हाँ, तो अब मैं ये फाइल आप लोगों को शेयर करता हूं। और उसके आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 6 फोल्ड का टेबल क्यों यूजफुल है। ये आप लोगों को दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है। अब देखिए ये है एग्जाम्पल पहला। ये मैंने लिया है रीडर 3 में से और पेज नंबर 150 पर ये दिया हुआ है और इसमें डिस्कस किया गया है कि जॉब कब मिलेगी। अब देखिए ये जो है 4 फोल्ड का टेबल है और कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है कि उनको जो जॉब मिली वो सूर्य, शनि और मंगल में मिली जनवरी 1952 में। अब देखिए ये जो सिग्निफिकेटर है इसमें कहीं मून है ही नहीं, चंद्र नहीं है, ये 4 फोल्ड का टेबल है। दिख रहा है ना आप सबको? जी दिख रहा है। अब देखिए ये इसी का मैंने 6 फोल्ड का टेबल बनाया, तो आप देखिए मून इसमें आ रहा है। अगर हम 4 फोल्ड का टेबल करते हैं और दशा मून की है तो इसका मतलब यह होगा कि मून में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो कृष्णमूर्ति जी ने खुद प्रिडिक्ट किया है कि मून में मिला। तो मून में क्यों मिला? क्योंकि वहां पे उन्होंने 6 फोल्ड का टेबल यूज किया है।
तो बिना 6 फोल्ड का टेबल यूज किए हम प्रॉपर आंसर पे नहीं आ सकते। और ये 6 फोल्ड का टेबल ही मैक्सिमम यूजफुल है। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा है, वो भी उसी रीडर का है, पेज नंबर 315। ये है परदेश जाने के बारे में। अब देखिए ये है 4 फोल्ड का टेबल। अब ये आदमी गया, परदेश गया है शनि, राहु, मंगल और शनि में 3-10-51 को। अब देखिए साहब, इसमें शनि है ही नहीं, 4 फोल्ड के टेबल में शनि है नहीं, लेकिन दशा भी शनि की है और सूक्ष्म भी शनि का है। लेकिन जब हम 6 फोल्ड का टेबल लेते हैं तो देखिए इसमें तीसरे भाव में ये शनि आता है। अगर हम 4 फोल्ड लेते तो हम किसी हिसाब से शनि को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये दशा भी शनि की है, सूक्ष्म भी शनि का है, लेकिन सिग्निफिकेटर में तो है ही नहीं। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये जो 6 फोल्ड टेबल है उसके अंदर तीसरे भाव में शनि आ रहा है, वो भी कहां पर, सबलोड के लेवल पे। ये जो ए है वो सबलोड का लेवल है। देखिए ये तीसरा एग्जाम्पल है। ऐसे मेरे पास 100 से ज्यादा एग्जाम्पल है, वो भी सब पूरे कृष्णमूर्ति जी के हैं, लेकिन हम 100 के 100 एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे, हम 10-15 देखेंगे। ये देखिए रीडर 4, 175वां पेज। ये है 4 फोल्ड का सिग्निफिकेटर टेबल। ये है मैरिज के बाबत का, और मैरिज हुआ है चंद्र, सूर्य और राहु में। अरे हाँ, चंद्र, सूर्य, राहु में। अब देखिए दशा लॉर्ड है चंद्र और कहीं है ही नहीं, इसमें कहीं नहीं है चंद्र। लेकिन जब हम 6 फोल्ड में आएंगे तो आप देखिए ये यहां पर 11वें भाव में हमें सबलोड के लेवल पे मून मिल रहा है। और अगर हम नहीं लेते हैं 6 फोल्ड का तो हम मून को किसी हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये 6 फोल्ड का टेबल लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में नहीं है, एक बार चेक करिएगा 6 फोल्ड है कि नहीं है, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता स्टार वन, तो मुझे नहीं पता। स्टार वन का प्रॉब्लम ये ही कि वो हर साल पैसे लेते हैं। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो एक बार आपने परचेस कर लिया तो फिर कर लिया, फिर उसको कुछ देना नहीं है। ये है रीडर 6, पेज नंबर 176। ये है मकान बेचने के बाबत का। अब देखिए मकान बिका है उसका सन मर्क्यूरी में। अब देखिए मर्क्यूरी इसमें है ही नहीं, 4 फोल्ड में मर्क्यूरी है ही नहीं। अगर हम देखते हैं 6 फोल्ड तो देखिए यहां पे तीसरे भाव में हमें मर्क्यूरी मिल रहा है सबलोड के लेवल पे। तो ये दशा भुक्ति जो है मर्क्यूरी की वो जस्टिफाई होती है, वरना नहीं होगी। अब ये 5वां एग्जाम्पल है, पेज नंबर 262। ये परदेश जाने के लिए है, ये 4 फोल्ड का टेबल है। अब देखिए इसमें दशा है चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु। अब इसमें भी आप देखेंगे तो चंद्र कहीं नहीं है 4 फोल्ड में, लेकिन जैसे ही हम 6 फोल्ड में आते हैं ये सब लोड के लेवल पे चंद्र जो है वो आ जाता है, और इसी तरह से ये दशा जस्टिफाई होती है। वरना ये अगर हम 4 फोल्ड लेकर के प्रेडिक्शन करते हो, दशा चंद्र की होती तो हम छोड़ देते कि नहीं जाएगा ये चंद्र की दिशा में, जबकि हकीकत में वो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, उनका प्रेडिक्शन है, तो उसमें हमें डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये है केपीएन एस्ट्रोलॉजी 1995 बुक में से एक एग्जांपल मैंने लिया है, पेज नंबर 1 पर है। ये मैरिज के बारे में है। ये मार्स के सूक्ष्म में मैरिज हुए इसके। अब देखिए 4 फोल्ड में कहीं पर भी मार्स है नहीं, लेकिन अगर हम 6 फोल्ड में जाते हैं तो 7वें भाव में सबलॉर्ड के लेवल पे हमें मार्स मिल रहा है। ये है चाइल्ड बर्थ का, ये 2, 5, 11 के सिग्निफिकेटर है 4 फोल्ड के हिसाब से। चाइल्ड बर्थ हुआ है शनि की दशा में, और ये 4 फोल्ड में शनि आ ही नहीं रहा है। अब अगर हम 6 फोल्ड में देखते हैं तो ये देखिए सब सेकंड हाउस में सबलॉर्ड के लेवल पे सैटर्न हमें मिल रहा है। अब ये एग्जांपल 8वां है, केपीएन एस्ट्रोलॉजी 2003 में से, पेज नंबर 14 पर। ये भी चाइल्ड बर्थ के बारे में है। ये देखिए ये 4 फोल्ड का टेबल है। मर्क्यूरी की दशा में चाइल्ड बर्थ हुआ है, लेकिन यहाँ मर्क्यूरी है ही नहीं। जब हम 6 फोल्ड में जाते हैं तो सेकंड हाउस में सबलॉर्ड के लेवल पे हमें मर्क्यूरी मिलता है। एग्जाम्पल 9 केपीएन एस्ट्रोलॉजी 2007 पेज नंबर 32। ये भी मैरिज के बारे में है। 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर है 4 फोल्ड के। अब इसमें देखिए, अभी तक हम दशा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो 7th हाउस का सबलॉर्ड है वो मून है। अगर 7th हाउस का सबलॉर्ड 2, 7, 11 नहीं दिखाएगा तो मैरिज तो होगा नहीं। अब देखिए 2, 7, 11 के 4 फोल्ड में अगर आप चेक करेंगे तो कहीं पर भी मून नहीं आ रहा है, लेकिन शादी हुई है। अब देखिए 6 फोल्ड में आप, ये 6 फोल्ड है, इसमें देखिए ये सबलॉर्ड में 7वें भाव में भी मून आ रहा है और दूसरे भाव के सबलॉर्ड में भी मून आ रहा है। यानी ये जो 7th हाउस का सबलॉर्ड मून है वो 2 और 7 को सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए शादी हुई। वरना हम अगर यही टेबल लेते हैं 4 फोल्ड का तो हम कहते हैं कि इसकी शादी नहीं होगी, वो प्रिडिक्शन हमारा होता गलत। अब ये 10वां एग्जाम्पल है, लास्ट इसको लेते हैं हम, पेज नंबर 73 पर उसी बुक में। ये भी मैरिज के बारे में है। ये है 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर। मैरिज होते हैं 11/3/2005 को। उसमें है राहु शुक्र राहु राहु, और भुक्ति लॉर्ड है वीनस। अब 2, 7, 11 में 4 फोल्ड में वीनस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम 6 फोल्ड लेते हैं तो उसमें 11वें भाव में सबलॉर्ड के लेवल पे ये वीनस हमें मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर टेबल से कभी भी प्रिडिक्शन ना करें, सिर्फ 6 फोल्ड का टेबल यूज करें। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और ये प्रिडिक्शन में आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये एक मेरा पहला टॉपिक था कि टेबल कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज है। इसके बारे में अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतना और क्लियर होगा। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं वो 4 फोल्ड और 6 फोल्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना गुरुजी। मतलब किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं 6 फोल्ड ने उसमें? वो 6 फोल्ड कैसा निर्माण होते है, कैसा बनती है? अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया। अच्छा, अब देखिए ये जो हमने अभी 10 नंबर वाला एग्जांपल लिया उसी को हम समझते हैं। 4 फोल्ड के बारे में तो आपको आइडिया है ना कैसे बनता है?
बताएं गुरु जी। जी, अब इसमें क्या है देखिए, जो ए है वो है प्लेनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, यानी कि जो ग्रह भाव में बैठा है उसके स्टार में कौन कौन है, ये हो गया ऑक्यूपेंट बी, यानी कि जो भाव में बैठा है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 7वें भाव में जुपिटर बैठा है, जुपिटर के स्टार में शनि और राहु है। अब ऐसे ही आप देखिए, ये जो है ओनर है, यानी दूसरे भाव का मालिक है मंगल, और मंगल के नक्षत्र में गुरु और केतु है। ये तो जो है 4 फोल्ड सबको पता ही है। अब देखिए, ये जो 6 फोल्ड मैंने लिया, उसमें मैंने एड एक चीज कर दी कि प्लेनेट इन द सब ऑफ ऑक्यूपेंट। हम क्या करते थे, स्टार लेते थे कि भाई ऑक्यूपेंट के स्टार में जो है, अब हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेंट के सब में जो है उसको भी लेंगे। जैसे कि ये मर्क्यूरी है, 7वें भाव का मालिक है, मर्क्यूरी के स्टार में है मार्स, तो उसको हम लिखेंगे प्लेनेट इन द स्टार ऑफ ऑनर, उसमें लिखेंगे। और मर्क्यूरी जो है वो खुद के सब में है, तो प्लेनेट इन द सब में हम जो लेंगे, एक एक जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा, जो हम प्लेनेट इन द स्टार लेते हैं वो प्लेनेट इन द सब करेंगे, तो वो एक एक कॉलम दोनों तरफ बढ़ जाएगा। तो 4 में से ये हो जाएगा 6 फोल्ड। ये बिल्कुल आसान है। इसमें जैसे ये शनि है, शनि के स्टार में कोई नहीं है और शनि के सब में वीनस है, तो वीनस को लिखेंगे यहाँ पे। जैसे हम 4 फोल्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सिर्फ ये है कि हम जो प्लेनेट के स्टार में जो है उसको लिखते हैं, ऐसे इसमें जो प्लेनेट के सब में है उसको भी लिखने हैं। आया आपकी समझ में? जिस भाव पर ग्रह बैठा हो उसका जो CSL होते हैं वो पहले नंबर पर आते हैं, क्या है? CSL किसको कहते हैं आप? CSL मतलब कस्मल सबलॉर्ड। नहीं, कस्मल सबलॉर्ड सबलॉर्ड मतलब नहीं आएगा, ऐसे नहीं देखते इसको। अब ये समझिए, जैसे यहाँ शनि है 11वें भाव में, शनि इसका मालिक है 11वें भाव का, तो शनि के नक्षत्र में कौन कौन है वो देखना है, शनि का नक्षत्र नहीं देखना है, शनि के नक्षत्र में कौन कौन है। एक मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। गुरुजी, जी गुरुजी, यो कॉस्मॉल इंटरलिंक सिस्टम और 6 स्टेप 6 फोल्ड में क्या डिफरेंट है? वो बिल्कुल आसमान जमीन है। कस्पल इंटरलिंक का इससे कोई लेना देना नहीं। ये प्योर केपी है जो कृष्णमूर्ति जी ने दिया है। ये 100% प्योर केपी है जो कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है, और वो जो है वो किसी ने अपने हिसाब से बनाया हुआ सिस्टम है। हमने तो केपी यहाँ पर वो CSL लेते हैं, उसको सब स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की सहायता से वो सही है, वो यही है। ये जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये 6 फोल्ड टेबल, वो वही आप कर रहे हैं। जैसे मैं समझाऊं आपको कि प्लेनेट ए, वो उसका स्टार लॉर्ड है बी और उसका सब लॉर्ड है सी, वो कहाँ बैठे हैं, किसके मालिक है, आप ऐसे करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वही है, ये टेबल बना हुआ है और आप उसको ऐसे ही लिखते हैं, दोनों चीज एक ही है। ये जो कृष्णमूर्ति जी जो दौड़ते टेबल बनाते हैं तो वो 4 फोल्ड बनाते हैं, लेकिन जब यूज करते हैं तो जैसे आपने बोला वो तीनों लेकर के कहाँ बैठे हैं, किसके मालिक के लिख करके करते हैं। वो उसको अगर आप टेबल में कन्वर्ट करें तो ऐसे होता है जो मैंने बनाया है 6 फोल्ड का। ओके जी, ओके। आ रहा है ना आपकी समझ में? नहीं तो और क्लियर करूं मैं। ओके, हो गया गुरुजी, हो गया। ठीक है, ठीक है।
और किसी का कोई सवाल? नहीं, आगे बढ़े जी, बढ़े जी। जी, आप जितना पूछेंगे उतना और क्लियर होता जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, सबकी समझ में आ गया। अब ऐसा ही एक सब्जेक्ट है केपी के अंदर, कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि अगर कोई और रूलिंग प्लेनेट में वो प्लेनेट वक्री है या उसका स्टार वक्री है, उसका सब वक्री है, तो अगर प्लेनेट वक्री है तो वो जब मार्गी होगा तब रिजल्ट देगा। अगर उसका स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड वक्री है तो वो प्लेनेट काम करेगा नहीं, वो आरपी में से निकल जाएगा। ऐसा उन्होंने, जो उनका हॉररी वाला रीडर है उसमें उन्होंने लिखा है। अब उन्होंने लिखा है, लेकिन इस चीज को उन्होंने माना नहीं है। उन्होंने अगर वक्री है तब भी प्रिडिक्शन कर दिया है और उसके प्रिडिक्शन सही हुए हैं। सही हुए हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कह रहे हैं कि भी वक्री होने से प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता है अगर स्टार या सब में है, तो वो बात उन्होंने लिखा है लेकिन माना नहीं है। अपने प्रेडिक्शन में उन्होंने इस चीज को नहीं माना है, वक्री होने के बाद भी उन्होंने लिया है, लेकिन उस आर्टिकल में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये वक्री है करके। मैंने जब उसके एक के बाद एक आर्टिकल में देखता गया तब मेरे समझ में आया कि ये हकीकत में ये कहते हैं कि वक्री को लो मत, लेकिन खुद उन्होंने तो ले लिया है। वक्री है तब भी कंसीडर कर लिया है, स्टार में है तब भी कंसीडर कर लिया, सब में है तब भी कंसीडर कर लिया है। तो अगर स्टार में या सब में कोई वक्री ग्रह है भी, तब भी आप आरपी में हो या हॉररी कर रहे हैं उस समय हो, उसको आप बिल्कुल कंसीडर करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वक्री ग्रह दूसरे ग्रह से जल्दी रिजल्ट देता है, उसको निकालिए मत, कभी भी मत उसको निकाल दीजिए कि ये वक्री वाला नहीं काम करेगा। इसका एक दूसरा भी कारण है वक्री ग्रह के काम करने का, या तो दूसरे से पहले काम करने का, एक इसका दूसरा भी कारण है। किसी को, आप में से किसी को पता है कि ग्रह वक्री कब होता है? वो सूर्य के छठे, सातवें, आठवें में जब प्लेनेट आता है सामने सूर्य के, तब वो वक्री होता है। डिग्री कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारी कुंडली में पृथ्वी कहां आती है, ये पता है किसी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वक्री को समझने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। हमारी कुंडली में पृथ्वी कहां आती है? सेंटर पे, वो जो क्रॉस होता है ना, हमारी ये जो एफएमरी होती है ना, ये जियोसेंट्रिक एफएमरी होती है जो हम यूज करते हैं। यानी पृथ्वी को स्थिर मान के ग्रह जो घूम रहे हैं उसको, उसकी जो एफएमरी बनी वो जियोसेंट्रिक होती है। दूसरी बनती है हिलियोसेंट्रिक एफएमरी, यानी हकीकत जो है सूर्य स्थिर है, बाकी सब लोग घूम रहे हैं। हिलियोसेंट्रिक एफएमरी में सूर्य नहीं होता, उसमें पृथ्वी होती है। और हमारी जो जियोसेंट्रिक एफएमरी होती है उसमें पृथ्वी नहीं होती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर है, तो उसमें सूर्य होता है। और सूर्य और पृथ्वी दोनों हमेशा आमने सामने रहते हैं। जैसे राहु और केतु आमने सामने रहते हैं, वैसे ही सूर्य और पृथ्वी सामने सामने रहते हैं। माने आपकी कुंडली में जहां सूर्य बैठा है उससे सामने सातवें भाव में पृथ्वी रहती है।
अब कोई ग्रह वक्री कब होता है? छठे, सातवें, आठवें में जब सूर्य से आता है तब वक्री होता है। तो जब वो वक्री होता है इसका मतलब वहां जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जब नजदीक आता है तब वक्री होता है। तो पृथ्वी की और आने वाले प्लेनेट की स्पीड में जब अंतर आता है, जैसे पृथ्वी से जो प्लेनेट आ रहा है उसकी स्पीड कम हो जाए तो वो पीछे चलता दिखता है, होता नहीं है लेकिन दिखता है, उसको वक्री कहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों एक ही स्पीड में चलेंगे तो उसको स्तंभी कहते हैं, यानी दोनों साथ साथ में चलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो वो मार्गी हो जाएगा वहां से। अब आप सोचिए कि कोई ग्रह इतने दूर से अगर हम पे इफेक्ट कर रहा है, अगर वो पृथ्वी के एकदम नजदीक आ जाएगा तो कितना इफेक्ट करेगा? कम करेगा कि ज्यादा? ज्यादा करेगा गुरुजी कहते हैं। तो हाँ, तो इसीलिए वक्री ग्रह जब भी होता है वो पहले रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए कभी भी केपी में आप होररी करें या आरपी लें, वक्री की चिंता न करें। वक्री ग्रह बिल्कुल अच्छे रिजल्ट देते हैं, आप उसको कभी भी ना निकालें और बिल्कुल हिम्मत से काम करें, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कृष्णमूर्ति जी ने खुद किया है, मेरे पास उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी मैं आपको 2, 4, 5 दिखाऊंगा भी। और आज मैंने इसीलिए ये छोटे छोटे सब्जेक्ट इसीलिए लिए हैं कि जो भी आप कर रहे हैं काम, उसमें ये आपको थोड़ा यूजफुल हो। अब देखिए, मैं ये एक और आपको शेयर करता हूं चीज को। ये देखिए, ये मैंने पूरे जो रीडर या कृष्णमूर्ति जी ने जहां जहां लिखा है उनके लिखे हुए एग्जाम्पल है, ये मेरे भी नहीं है। ये देखिए रीडर 6 पेज नंबर 209 नंबर, उसमें देखिए आप सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये चारों प्लेनेट शनि के सब में है और शनि वक्री है। अब जब इन्होंने ये होररी की थी कृष्णमूर्ति जी ने, उस टाइम उन्होंने जो आरपी लिए थे वो क्या लिए थे? सूर्य, केतु और शनि। अब देखिए सूर्य, केतु और शनि, वो सब शनि के सब में है और वो वक्री है शनि। तो ये जो वक्री उसमें लिए उन्होंने, तो शनि या सन दोनों नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि सन जो है वक्री शनि के सब में है, तो ये आरपी में से निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। ये शनि खुद अपने सब में है, वो भी वक्री है, उसको भी निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकाला और रिजल्ट दिया है वो इसी हिसाब से उन्होंने दिया है। देखिए दूसरा एग्जांपल वही रीडर 6 का है, 232, इसमें जुपिटर वक्री है। ये सब आप अब ये देखिए 232 पेज, जिसमें गुरु वक्री है, ये जॉब की बाबत है। और 6th सबलॉर्ड जो है वो मार्स है, मंगल है, और मंगल जो है वो वक्री जुपिटर के स्टार में है, फिर भी उसको जॉब मिला, ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है। तो क्यों मिला? जबकि अगर सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर वक्री है होररी में तो उसको जॉब नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा है कि मिल गई, इसलिए हम डाउट नहीं करेंगे, मान लेंगे बात को। ये रीडर 6, 273, जुपिटर, गुरु और मंगल दोनों वक्री है। तीसरे भाव का सबलॉर्ड जो है वो जुपिटर, वो अपने अपने ही सब में है। 12वें भाव का सबलॉर्ड जो है वो शनि, वो गुरु के सब में है, वो भी वक्री। फिर भी तीसरे और 12वें सबलॉर्ड ने इसकी ट्रांसफर करा दी। तो ये तो अगर नियम से चले, जो होररी में नियम लिखा है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कीमत पे वक्री ग्रह को आप कंसीडर करिए, उसको छोड़िए मत, पूरा पूरा रिजल्ट देगा। मेरे तो बहुत से एग्जाम्पल है। किसी ने अगर मेरी बुक पढ़ी हो होररी पे, तो उसमें मैंने ये चीज को मेंशन भी किया है
कि देखिए ये है, लेकिन फिर भी ये काम हुआ है करके। ये रीडर 6, 278 पेज, जुपिटर और गुरु मंगल दोनों वक्री, 10वें भाव का सबलॉर्ड चंद्र गुरु के स्टार में, गुरु वक्री, 6ठे भाव का सबलॉर्ड शनि गुरु के सब में, गुरु वक्री। उसके बाद भी उसको जॉब मिल गया, क्यों मिला, जबकि नहीं मिलना चाहिए हॉररी के हिसाब से। ये 5वां और लास्ट हम देखते हैं। ऐसे मेरे पास 100 से ऊपर एग्जाम्पल है, लेकिन इतना सारा ये आपके आइडिया के लिए कि ये जो भी कह रहा हूँ वो किसी कारण से कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास इसके प्रूफ है कि भाई ये करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये रीडर 6 पेज नंबर 299, गुरु और बुध दोनों वक्री है, 10वें भाव का सबलॉर्ड शनि और वो गुरु के सब में है, गुरु वक्री है। इसके बाद भी इसको जॉब में वापस ले लिया गया। तो कोई भी ग्रह वक्री हो, बिल्कुल चिंता न करें और उसको बड़े आराम से लें। इसके बारे में अगर किसी के कोई सवाल है तो आप पूछिए। गुरुजी, इसमें रूलिंग प्लैनेट और होरारी दोनों में ये चीज एप्लीकेबल है? हाँ, दोनों में। होरारी में आप ले सकते हैं। होरारी में ये नियम है ये कि अगर सबलॉर्ड वक्री में है या आरपी वक्री में है तो नहीं लेना है उस प्लेनेट को, लेकिन आप दोनों में ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। किसी ने पूछा है मेरी हिंदी बुक के बारे में, मेरे पास मुहूर्त की एक बुक है हिंदी में। नहीं है कोई सवाल तो आगे बढ़े फिर। ओके गुरुजी, ओके। अब देखिए केपी रीडर जो है उन्होंने लिए 5 आरपी, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको आरपी 7 लेने हैं। एक हो गया डे लॉर्ड, 3 हो गए एसेंडेंट के साइन स्टार और सब, और 3 होंगे मून के साइन स्टार और सब। 7 आरपी लेने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो 7 क्यों लेने वो सब मैंने पूरा मेरी बुक में जहाँ जहाँ ऐसे एग्जाम्पल है वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर 7 नहीं लेते तो ये रिजल्ट गलत हो जाता करके। आप किसी के पास अगर हो कहीं प्रश्न ज्योतिष करके मेरी एक बुक है, अभी तो आउट ऑफ प्रिंट है, मैं भी मिल नहीं रही है, कहीं आपको मिल जाए तो देख लेना आप, उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में। तो आप आरपी भी 5 नहीं लेकिन 7 यूज करिए तो रिजल्ट आपको उससे अच्छा मिलेगा। गुरुजी, ये 7 आरपी लेने के केस में कोई बोलता है कि एक्सेप्शनल केसेस है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीजों में ही ले सकते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मल प्रेडिक्शन करते हो रूलिंग प्लैनेट और होरारी लगा के, उसमें आप 5 ही ले लो या तो 4 ले लो, इसका क्या है? नहीं, कोई मतलब नहीं इसका, आप आराम से 7 लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी आपको। इसीलिए मैंने कहा ना कि मेरी जो बुक है प्रश्न कुंडली वो अभी अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट है, पर उसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया है कि क्यों 7 लेने हैं, 5 क्यों नहीं लेने, एग्जाम्पल के साथ है सब। मून का स्टार और मून का सब लॉट भी लेना चाहिए गुरुजी? जी, साइन स्टार और सब तीनों मून के, ऐसे ही एसेंडेंट के तीनों, साइन स्टार सब और डे लॉर्ड, कुल 7। और इसमें बकरी को भी इंक्लूड करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे? कोई भी बकरी आएगा उसको भी डालेंगे ना उसमें? जी, कोई भी बकरी आएगा उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, राइट? अगर बकरी है तब भी नहीं, ले ही लेना है, उसको निकालना नहीं है। गुरुजी, ये अस्त हेवी लेने का है उसको? जी, अस्त हेवी लेने का है? मैं समझ कोई ग्रह अस्त जो रूलिंग प्लैनेट में है, कोई ग्रह अस्त वो भी लेने का है? अस्त? हाँ जी। अस्त से कोई लेना देना नहीं, प्लेनेट माने प्लेनेट, अब वो उच्च का है नीच का है अस्त है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, कभी कभी ये शुक्र अस्त होती है ना, अभी भी शुक्र और जुपिटर अस्त है ना, वो भी कोई लेना चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं करने की। यहाँ पे केपी में कुछ अस्त उच्च नीच कुछ है ही नहीं।
देखिए ऐसा है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल योग हैं, वो भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे तो वो सब केपी के बेस पर है। जैसे मान लीजिए मालवीय योग होता है एक। मालवीय योग के बारे में किसको पता है? किसी को नहीं पता। अगर चौथे भाव में उच्च का सूर्य हो, परम उच्च का वो लगभग 26 इंच में होता है, 26 अंश पे। अगर वो चौथे भाव में है तो ये परम सुख देता है आपको, ऐश्वर्य देता है, मकान, गाड़ी, पैसा, सब सुख देता है। अब आप सोचिए कि मंगल उच्च का किस राशि में होता है? मकर राशि, मीन राशि में। मकर में नहीं होता, मीन राशि में होता है। मकर राशि में होता है, मकर। मंगल मीन शुक्र शुक्र उच्च का मीन मंगल मकर में उच्च होता है। मैं शुक्र कह रहा हूँ, विनस मीन में है। हाँ, मीन में होता है। अब मीन में चौथे भाव में आएगा, इसका मतलब ये कि धन लग्न की कुंडली हो गई। परम उच्च का माने 26 अंश के आजू बाजू का हो गया। 26 अंश पे उसका नक्षत्रपति कौन बनेगा? बुध बनेगा, लास्ट वाला। अब देखिए शुक्र चौथे भाव में बैठा है, धन लग्न की कुंडली है, तो मालिक कौन से भाव का बनेगा? वो एकादश। हाँ, ये छठे और 11वें का बनेगा मालिक। चौथे भाव में वो खुद बैठा है। यानी कौन कौन सा सिग्निफिकेटर हुए? 4, 6 और 11। उसका नक्षत्रपति है मर्क्यूरी। धन लग्न में मर्क्यूरी कौन कौन से भाव का मालिक बनेगा? सातवें और 10वें का। तो अब आप देखिए 4, 6, 7, 10 और 11, ये जो जितने भाव है वो क्या करेंगे? धन देंगे। इसमें एक भी खराब नहीं है, कोई भी प्लान, कोई भी भाव खराब नहीं है। पैसा भी देगा, मकान भी देगा, वाहन भी देगा, सुख संपत्ति भी देगा, सब कुछ देगा उसको। यानी कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसमें। तो ये जो पुराने ऋषि मुनियों ने मालवीय योग लिखा है, तो यही समझ कर लिखा है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि परम उच्च का माने 26 अंश का। 26 अंश का होगा तो उसका नक्षत्रपति बुध बन जाएगा। अगर आप इस तरह से किसी भी योग को देखेंगे तो वो केपी के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठेगा आपको। एक वो एक छोटी सी बुक है, भावास रत्नाकर करके, किसी ने पढ़ी हो, बहुत छोटी बुक है, 50-60 पेज की बुक है, ज्यादा नहीं है। उसमें ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, एक प्लेनेट यहाँ बैठा है तो ये होगा, यहाँ बैठा है तो ये होगा। उसको अगर आप चेक करेंगे केपी के हिसाब से तो 100% सब के सब मिल जाएंगे आपको कि भाई ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई भले संशोधन नहीं आया है, लेकिन इसका जो भी बेस है वो बिल्कुल अपने जो ऋषि मुनियों ने कहा है वही है। किसी को कुछ पूछना है? मैं समझ रहा था आधा टाइम तो सवाल के जवाब देने में निकल जाएगा। समझ रहे हो गुरुजी, समझ रहे हो।
नहीं, आप भले समझ रहे हो, लेकिन अगर इसके विषय के अलावा भी आपके कोई सवाल है आप पूछिए, क्लियर कर लीजिए आज। गुरुजी, जो आपने बुक बोला था अभी कुछ देर पहले, वो वो बुक का नाम फिर एक बार बोल दीजिए ना। बुक का नाम है ज्योतिष अभिज्ञान, सॉरी, ये प्रश्न ज्योतिष करके है एक बुक जो कि आउट ऑफ प्रिंट है। नहीं गुरुजी, जो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है भावार्थ रत्नाकर के बारे में। भावार्थ रत्नाकर, वो छोटा सा बुक है एकदम। भावार्थ रत्नाकर बहुत अच्छी बुक है। उसको अगर आप, जैसे मैंने आपको ये बताया कि भाई ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, यहाँ का मालिक है, इसका नक्षत्रपति ये बनेगा, तो ये भाव आएंगे, आपको बिल्कुल वो जो रिजल्ट दिखाए वही दिखाई देगा तुरंत। इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था 2 घंटे का, इसी के ऊपर हर एक श्लोक को लेकर के मैंने बताया था कि देखिए ये केपी है और कुछ नहीं है। बहुत साल हो गए उसको। गुरुजी जी, केपी में वो सब लॉर्ड के लेते हैं, सब लॉर्ड से सूक्ष्म वो सब लॉर्ड लेंगे तो उसमें फल कैसा होगा? लेना ही नहीं है। केपी का मतलब सब लॉर्ड, सब लॉर्ड लेना नहीं है यहाँ पर ना बिल्कुल नहीं लेना है। फर्स्ट आउट को एनालाइज करने के लिए सब लॉर्ड लेने से काफी होगा। बहुत हो गया। सब लॉर्ड के अलावा आगे जाना ही नहीं है। सब लॉर्ड लेना नहीं पड़ेगा गुरुजी? ना बिल्कुल नहीं। ये CIL सिस्टम में तो सब लॉर्ड में काम कर रहा है। CIL को छोड़ दीजिए आप, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ केपी को मानता हूं जो कृष्णमूर्ति जी ने बोला है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है जो किया है, लेकिन चलते उसी के ऊपर है हम। ये तो क्या है कि मैं आपसे अलग हूं करने के लिए सबके बदले सब ले लिया। एक्चुअली ये जो CIL जो है वो मदुराई में एक आदमी था के भास्करन करके, उसका ये सिस्टम था, लेकिन उसको ये CIL वालों ने अपने नाम से कर लिया करके कि भाई अब सब लॉर्ड, तो उसने बोला था तो इन्होंने सब लॉर्ड बोल दिया करके अपने नाम कर लिया सब। जबकि हकीकत में मेहनत उस आदमी की, वो आदमी बेचारा बहुत गरीब था, स्कूटर मैकेनिक था, उसको तमिल भाषा के अलावा कुछ आता नहीं था। आज की तारीख में वो आदमी तमिल वाला के अलावा किसी को सिखाता नहीं है। इतना नाराज है, बोले नहीं कोई चाहिए ही नहीं मुझे। मैं पर्सनली CIL को नहीं मानता हूं, और रिजल्ट अच्छे है भी नहीं उसके। ओके गुरुजी, ओके। कहिए साहब, और कोई नहीं है सवाल में? आप सब लोग बड़े होशियार लोग हैं। गुरुजी एक बात, आपने रूलिंग प्लैनेट 7 लेने की बात कही। हाँ, उसमें डीलर सहित सबसे पावरफुल से के कर्म होती है कि नहीं? जैसे लग्न स्टार लॉर्ड, उसके बाद लग्न सब लॉर्ड, राशि लॉर्ड, के पावर की कर्म होती है? कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सबके सब पावरफुल है, जो भी मिले उसको लेते जाइए, बस खत्म। केपी में कहीं कोई पावरफुल नहीं है, ना ऊंच है ना नीच है, ना पावरफुल है ना वीक है, कुछ नहीं है। कुछ बुक में तो सबसे रूलिंग में सबसे पावरफुल एक ग्रह है, ऐसा कहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो जिन्होंने लिखा है उन्होंने भले लिखा हो, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो लिखने का कारण ये है कि भाई आपने लिखा है, मैंने भी बुक लिखी है, तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना।
इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए मैं मैसेज में मेरी बुक का लिस्ट भेज रहा हूँ सबको जिसको चाहिए, क्योंकि ऊपर ये जो किसी ने लिंक जो दिया है ना स्टोर वाला, वो गलत है, क्योंकि स्टोर अभी बन रहा है, वो लिंक प्रॉपर नहीं है। मैं लिंक भी दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग अभी मेंबर भी बने हैं। चलिए, और कोई है सवाल किसी भी चीज के हो? ये नहीं कि जो मैंने बोला उसके, आपके मन में कोई भी केपी के बारे में डाउट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे ही बढ़ेंगे। फिर जैसा जो शादी के लिए आता है तो कैसे देखने का है? जो कुंडली लेकर आता है ना लड़का लड़की को, इसका होएगा नहीं होएगा शादी, इसके लिए कैसे देखने का सर? उसके लिए नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये कुंडली है, इसके साथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि भाई लड़की ये नाम की है, इसके साथ मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आप प्रश्न कुंडली करके पूछ देख सकते हैं इसको होगा कि नहीं होगा। वो कुंडली से नहीं मिलेगा आपको जवाब उसका। इसका बिल्कुल आसान तरीका है कि 5वें भाव का सबलोड अगर 7वें भाव को सिग्निफाई करे और 7वें भाव का सबलोड अगर 5वें भाव को सिग्निफाई करे, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो जिस लड़की के बारे में पूछा है या जिस लड़के के बारे में पूछा है उसके साथ शादी होगी। बिल्कुल आसान है, ये हॉररी से ही होगा। गुरुजी जी, आपने जो सेवन रूलिंग प्लैनेट, हाँ, जो हमने तो 5 ही यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति गुरु जी ने भी 5 ही यूज कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल से थोड़ा सा बता दीजिए तो हम सब कुछ समझ जाएंगे अच्छे से। जी, मैं ट्राई करता हूँ, एक एग्जांपल निकालता हूँ। तब तक अगर किसी के पास कोई और सवाल हो तो बताइए, तब तक मैं ये निकाल के रखता हूँ इसको। साथ में बीटीआर का एक्सप्लेन थोड़ा दे देंगे तो अच्छा रहेगा गुरुजी। बीटीआर बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि बीटीआर जो है ना, वो उसमें क्या होता है कि एक टाइप का कोई बीटीआर नहीं बनता। अच्छा, बीटीआर जितने भी आते हैं ना, हर एक यूनिक होता है। किसी को तारीख नहीं है, किसी को महीना नहीं है, किसी को टाइम रेंज है, किसी को ये पता नहीं है, कहता है सुबह में हुआ, कोई कहता है दोपहर को हुआ, कोई कहता है शाम को हुआ। मतलब एक टाइप के मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो एक एग्जांपल दिखाने से ये सोल्व नहीं होता पर्पस। जैसे अभी मेरी पहले यही इच्छा थी कि मैं यही सब्जेक्ट लूं। जी सर, आपने जैसे रूलिंग प्लैनेट के एग्जांपल बताने जा रहे हैं ना, हाँ, उसमें से बीटीआर का कोई एक डेट लेकर उसमें यूज करिए तो सब समझ जाएंगे। नॉर्मल देखिए, मैं 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। बीटीआर का तो मुश्किल है बहुत। मैं हॉररी का एक एग्जांपल लेकर के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अगर एक एग्जांपल अच्छा सा मिल जाए। गुरु जी ने लिखी थी गुजराती में, उसको मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, इंटरव्यू फॉर हायर सैलरी। अब देखिए, उन्होंने लिए थे 5 आरपी। ये जो इटालिक में मैंने किए हैं, सबलोड ऐड किया है, वो मैंने खुद किया है। इसमें जुपिटर और मर्क्यूरी मैंने ऐड किए, जो कि यहाँ 5 में नहीं है। ये 5 में नहीं है वो। अब देखिए आप, इसमें आप देखेंगे केतु और मर्क्यूरी में ये इसकी जो अभी का जो था वो रनिंग दशा उसकी केतु मर्क्यूरी है, केतु और बुध। अब देखिए, इसमें कहीं पर भी बुध नहीं है। बुध कहाँ आ रहा है? अगर 7 ऐड करते हैं, 7 आरपी लेते हैं, तभी जुपिटर और मर्क्यूरी ऐड होते हैं। ये सब लोग जो इटैलिक करके मैंने ये जो लिखा है वो अलग से मैंने ऐड किए समझने के लिए। अब देखिए, यहाँ मर्क्यूरी में काम हुआ
देखिए केतु मर्क्यूरी और मार्स में काम हुआ। अब केतु मर्क्यूरी में मार्स में काम हुआ तो यहाँ पे हमारे आरपी में कहीं पे मर्क्यूरी नहीं है। 5 मर्क्यूरी लेने से कहीं पर है नहीं। अब उन्होंने क्या किया, जब नहीं मिला तो उन्होंने लिखा देयर इज नो कंट्रोल ऑन दशा एंड अंतरा। यानी उनका ये कहना है कि जो दशा अंतरा है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल है। कैसे है? अगर हम 7 आरपी ले लेते हैं तो सब चीज मिल जाती है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि अगर आप 7 आरपी लेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये तो एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल है, अभी के भी ढूंढना मुश्किल है वो। गुरुजी जैसा ये गेम के लिए हम लोग देखता है ना, जब क्रिकेट चलता है, फुटबॉल चलता है, वो गेम के लिए देखने के लिए कौन जीतेगा बोलकर देखने के लिए भी यही हिसाब से हम लोग 5 लेने का है या नहीं तो 7 लेने का है? आरपी तो 7 ही लेने हैं हमको, कहीं पे भी काम करो आप आरपी 7 ही लेने हैं। लेकिन ये जो क्रिकेट या उसके जो है ना वो प्रिडिक्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सट्टा खेलते हैं लोग उसके ऊपर। तो हमको चाहिए कि भाई हम इसमें ना पड़े। हम भगवान तो है नहीं, हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ, किसी ने पैसे लगा दिए, हार गया, नुकसान हुआ, जिम्मेदार तो ये इनडायरेक्टली हम भी हो जाएंगे उसके फिर। इसलिए कभी भी ये जो क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स के जो है वो उसको करिए ही मत। जी प्रवेश जी को कुछ पूछना है? गुरुजी जी वो मैं जनरल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो कुंडली विश्लेषण में हाँ वो ट्रांजिट के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में ऐड करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए ट्रांजिट का कोई उपयोग है ही नहीं, और मैं पर्सनली ये मानता हूं इस चीज को कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रांजिट से बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है। आप अगर दशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा तक जाकर के 1-2 महीने के बीच का कोई भी टाइम किसी को देते हैं कि भाई ये मार्च फरवरी में आपका काम हो जाएगा, बहुत है। ट्रांजिट का कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिट से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। प्रोग्रेशन तो और ट्रांजिट का काम उसमें हेल्प बिना नहीं है ना, कुछ नहीं। वो अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तब आपको उपयोग पड़ेगा इस चीज का। अगर आप केपी कर रहे हैं तो ट्रांजिट या किसी और चीज की जरूरत नहीं है आपको। दशा देख ली, बहुत हो गया। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वहां पर हाँ हो गया। 3 तक जाइए, बस सूक्ष्म पे जाने की जरूरत नहीं है। दशांतर प्रत्यांतर करेंगे, 1 महीने का गैप मिलेगा, बहुत हो गया। अब ट्रेडिशनल वाले कहते हैं कि ये गुरु का भ्रमण इसमें होगा, ये साल में शादी हो जाएगी, वो तो पूरे 1-1 साल की बात करते हैं। हम तो सिर्फ 1 महीने की बात करते हैं, हम तो अच्छे ही है। फिर गुरु जी कृष्णमूर्ति गुरु जी ने जो रीडर 5 में जो गोचर के बारे में लिखे है ना, फिर किसके? हाँ वो लिखा है, वो मैं भी कहता हूँ लिखा है उन्होंने। लेकिन आप देखिए कि कहीं पे उन्होंने ट्रांजिट का यूज किया है, किसी एग्जाम्पल में नहीं किया है। और जहां नहीं किया है वहां पे उसको, उस एग्जाम्पल को लेकर के उस दिन का ट्रांजिट मैच करिए, अब नहीं मिलेगा आपको। तो जहां मिल गया वो डाल दिया, नहीं मिला उसको छोड़ दिया। आप खुद चेक करिए उसको, रीडर को। जहां जहां उन्होंने हॉररी ली है और ट्रांजिट नहीं देखा है, उसको आप ट्रांजिट देखिए, उसका नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिला तो उन्होंने नहीं लिया, जहां मिला वहां लिख दिया। आपके रिसर्च में वो कंफर्म हो गया कि ट्रांजिट आवश्यक नहीं है केपी? बिल्कुल नहीं। आप मेरी कोई भी बुक पढ़ लीजिए, मैंने ट्रांजिट के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ट्रांजिट से बड़ा ब्लंडर कोई भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। वो गुरुजी जी, जौन ग्रह के कनेक्शन बुरा घर में हुए, उसके दशा चलने के नेगेटिव फल मिलता है और पॉजिटिव मिलता है। हाँ, तो क्योंकि कोई भी ग्रह होगा, समझिए वो
पूरा बुरा नहीं करता है किसी का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपने मकान खरीद किया, तो मकान खरीद करने के लिए 4, 11, 12 भाव आपके चलने चाहिए। अब आप सोचिए, चौथा भाव जो है वो आपके बच्चे का 12वां हो गया, जो 11वां भाव है वो आपके बच्चे का 7वां भाव हो गया। हो सकता है बाधक भी बन रहा हो, 7वां भाव मारक तो है ही है। 12वां भाव है वो 8वां बन गया, यानी एक्सीडेंट का हो सकता है उसी दिन आपके बच्चे का एक्सीडेंट भी हो जाए। तो एक तरफ तो आपको मकान देने वाला है, एक तरफ से वो आपके बच्चे को एक्सीडेंट का चांस भी बना रहा है। तो कोई भी प्लेनेट या कोई भी दशा ना अच्छी है ना खराब है, दोनों तरह का रिजल्ट देती है। किसी का प्रमोशन हो जाएगा उसी टाइम उसके फादर की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वही काम करते हैं वो डेथ करने का फादर के। और इसीलिए मेरा आप सबको हाथ जोड़ के कहना है कि कभी भी किसी का कोई उपाय मत करिए। ये नंग पहन लो, ये झाप कभी भी मत करिए। आपने किसी को मकान के लिए 4, 11 इसी के मजबूत कर दिए और बच्चा मर गया उसका, तो कौन जवाबदार उसका? उसके पाप के भागीदार आप भी होंगे कि नहीं होंगे? मेहरबानी करके कभी भी उपाय में पड़िए ही मत। जो होना है वो होना ही है, उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती। भगवान खुद जन्म लेके उसको भुगतना पड़ा, तो हम क्या चीज है? वो गुरुजी, वो चिन्ह देखने को, कुंडली देखने के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी आता है, जाता ट्रीटमेंट भी चाहता है डॉक्टर के पास में। जैसे रोग के उपचार चाहता है, वैसे ही हमारा पास में भी वो ट्रीटमेंट चाहता है। तो हम क्या करेंगे? किस चीज की ट्रीटमेंट? वो बुरा ग्रह के ट्रीटमेंट। नहीं नहीं, वो आप कर ही नहीं सकते डॉक्टर। आप और बात एक समझ लीजिए, आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट करते हैं इसलिए आप अच्छे नहीं होते। ये बात आप बराबर समझ लीजिएगा इस चीज को। डॉक्टर की दवाई से भी आप ठीक नहीं होते। आप ठीक क्यों होते हैं? आपके जो पिछले भाव के कर्म है उसमें लिखा है कि आपको 500 रुपया डॉक्टर को देने हैं। ये जो 500 रुपया आप दे करके आप देवा वो कर्ज मुक्त होते हैं, इसलिए आपको अच्छा होता है। दवाई तो एक मीडियम है, क्योंकि उसके पास जाना है आपको, दवाई उसकी खानी है, 500 रुपये देने उसको, इसीलिए आप ठीक होते हैं। आप देखिए कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, अच्छे नहीं होते, फिर दूसरे तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तब अच्छे होंगे हम। क्यों? पहले डॉक्टर से अच्छे क्यों नहीं हुए हम? क्योंकि उस जिसको चुकाना है उसको नहीं चुकाया है हमने। जब तक उसको चुकाएंगे नहीं तब तक हम अच्छे नहीं होंगे। अच्छे तो होना ही होना है हमको, लेकिन उसका माध्यम है डॉक्टर और हमारा पुराना कर्म के जिसको हमें क्लियर करना है। इसको 500 रुपया जो भी देनी है फीस वो दे करके हमें उसके मुक्त होना है, तभी हम ये रोग मुक्त होंगे। दवाई तो एक मीडियम है, दवाई से अच्छे नहीं होते हम। वो पर्सन का बात करना तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो लाल किताब वाले वो जीडी वशिष्ठ का उपाय का तो बहुत वकालत करता है गुरुजी। आप समझे नहीं, बिना उपाय के लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझ में ही नहीं आती है। कोई भी आपके पास आएगा, बोला कौन सा रंग पहनूंगा, क्या विधि करूं, कैसे अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर आपके नसीब में नियत कहाँ मिलेगा आपको? जीडी वशिष्ठ तो उसका बहुत वकालत करता है ट्रीटमेंट के लाल किताब से। अरे वो कुछ नहीं, वो देखिए ऐसा है, सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना दुकान चला रहे हैं। अब आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, सबका अपना अपना पेट है, सब अपने लेकर के बैठे हैं खर्चे। मेरा तो यही कहना है कि आप जो फीस लेते हैं वो दबा के लीजिए, आपकी ताकत है उतनी लीजिए, लेकिन बाद में किसी को लूटिए मत। आप फीस ले लीजिए जितनी चाहिए उतनी, बाद में नंग पहन के ऐसे वैसे करके क्यों कमाना है? ये सब बकवास की चीजें हैं, कुछ इससे होता नहीं है। और मैं तो आप सबसे कहूंगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कर्म आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है जितना हो सके कर्म से मुक्त रहिए। ये काम मत करिए, कभी भी मत करिए। गुरुजी, सपोज शनि का दशा चल रहा है
शनि 6, 8, 12 हाउस में कनेक्शन हुआ था, उस फल के अच्छा भी दे सकता है उस जी। शनि का दशा चल रहा है। हाँ। शनि 6, 8 और 12 हाउस में कनेक्टेड है। हाँ। वो दशा पीरियड में भी अच्छा फल देगा कि नहीं देगा शनि? नहीं, अब वो डिपेंड, वो क्या करता है इसके ऊपर आधार है। मान लीजिए वो आदमी दलाली करता है, यानी कमीशन का कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? छठा भाव तो उसको इनकम देता है, 8वां भाव जो है वो बिना मेहनत की कमाई है। तो जो दलाली करता है उसको कोई 10 किलो वजन उठा के इधर से उधर रखना नहीं है, उसको तो सिर्फ बात करके अपना काम करना है। जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया, वास्तुशास्त्री हो गया, डॉक्टर हो गया, वो हम लोग क्या करते हैं? हम कोई मेहनत थोड़ी करते हैं, सिर्फ बात करके पैसे लेते हैं। तो हमारे लिए 8वां भाव बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए 8वां भाव खराब है, उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। तो डिपेंड वो क्या कर रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, वो देख करके हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये नहीं कि 8वां 12वां आया तो गया ही आदमी, ऐसा नहीं होता। अगर कुछ काम के लिए अच्छा भी है, कुछ काम के लिए खराब है। नौकरी कर रहा है तो खराब है, बिजनेस कर रहा है तो खराब है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है, वकील है, सीए है, डॉक्टर है, ज्योतिष है, उसके लिए अच्छा है 8वां भाव। जी गुरु जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। मेरा एक सवाल है गुरु जी। जी। जैसे सपोज कुनै पनि जुन घटना होती है कुंडली में घटने वाले घटना, इस घटना का जुन डेट होता है, इस डेट हमसे क्या से पता चल जाएगा? ऐसे ही दिन घटना घट जाएगा? नहीं पता चल सकता। दिन तक आप नहीं जा सकते। आप 1 महीने का रेंज पकड़ लीजिए और वही अच्छा से अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। 1 महीने का अगर आपको पकड़ आ गई कि 1 महीने में आप बता सकते हैं कि ये 1 महीने में हो जाएगा, तो आप अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। अगर आपने ये कोशिश करी कि भाई मैं दिन निकालूं, तो वो आपके फेल होने के चांसेस 99% हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता। ये सब कहने की बात है, दिन तक का प्रेडिक्शन कर लूंगा, कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। मैंने आज तक नहीं देखा है किसी को। जी गुरु जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम प्रेडिक्शन करते हैं, वो प्रेडिक्शन सब कुछ लगा के भी करते हैं, वो कभी कभी फेल हो जाता है। पहला क्वेश्चन। जबकि उसमें प्रॉमिस पहले से ही होता है, जैसे मैरिज का प्रॉमिस होता है 2711 होता है, और दशा भी दिखाती है, लेकिन वो सफल नहीं होती है, फुलफिलमेंट नहीं होती। पहला क्वेश्चन क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे केपी में अब तक मंडन एस्ट्रोलॉजी पर कितना काम हुआ है? क्योंकि हमने अभी तक मंडन एस्ट्रोलॉजी में उतना काम देखा नहीं है हमने अभी तक। ये दो क्वेश्चन है जी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि भाई शादी दिखाती है, दशा भी प्रॉमिस करती है, लेकिन होती नहीं है। तो देखिए, योग जिंदगी में आते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपका कर्म नहीं जुड़ेगा तो वो फुलफिल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने आपको बोला कि आपको लॉटरी लगेगी, आपके नसीब में है, दशा भी प्रॉमिस कर रही है, सब लोग भी प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको लॉटरी लगेगी। लेकिन अगर आप टिकट खरीद नहीं करेंगे तो आपको लॉटरी कैसे लगेगी? टिकट तो आपको खरीदनी है, मैंने तो बता दिया, टाइम आ रहा है आपको टिकट खरीदनी भी है, टाइम पे इसको रिजल्ट देखना भी है, रिजल्ट में अगर नंबर निकला है तो आपको उसकी प्रोसेस भी करनी है, वो तो सब आपको करना है ना। ये तो मतलब नहीं है कि लॉटरी लगेगी तो ऊपर से धड़ाम से गिरेंगे नीचे, आपने ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है। यही शादी या जॉब में होता है, वो उसके प्रयत्न नहीं होते इस बाबत में। आपने बोल दिया हो जाएगी तो होनी है, बस आपने क्या करना है उसमें, पंडित जी ने बोला है तो हो जाएगी। अगर उसमें उसके बारे में वो मेहनत नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी, जॉब नहीं मिलेगी, उसका काम नहीं होगा। उसके लिए उसको खुद को भी मेहनत करनी है। ये नहीं कि योग आया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका कर्म तो जुड़ना ही जुड़ना है।
बिना कर्म जुड़े कोई काम नहीं होता। आपका दूसरा सवाल है मुंडेन, तो मुंडेन पर कुछ था नहीं, मैंने बहुत कोशिश की है, नए नए नियम भी इसके बनाए हैं। कृष्ण मूर्ति के बाद मैं एक ऐसा अकेला आदमी हूं कि जिसने नए नए बहुत से नियम दिए हैं। तो मैंने मुंडेन पे बहुत काम किया है, जैसे कि इलेक्शन कब होगा, किस टाइप की गवर्नमेंट आएगी, डेमोक्रेसी आएगी या रिलीजियस आएगी या फिर वो क्या कहते हैं, ये जो वो होते हैं ना अपने रशिया वगैरह में है कम्युनिस्ट आएंगे, बारिश कहाँ कितनी गिरेगी, धरतीकंप कहाँ होगा, वो सब मैंने डेवलप किया हुआ है। उसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। जो पॉलिटिकल पार्ट है वो तो केपी में ही रहने दिया है मैंने, मेरी बुक में मैंने उसे एग्जाम्पल भी बहुत दिए है। बाकी जो ये धरतीकंप कहाँ होगा, बारिश कितनी होगी, गर्मी कितनी होगी, उसके लिए मैंने उसका नाम दिया है वेदर एस्ट्रोलॉजी। और आज तक मेरी जिंदगी में मैंने 2 या 3 जने को ही सिखाया है ये वेदर एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हर एक के बस का है नहीं, बड़ा मुश्किल है समझना, काम करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी बिल्कुल काम करने लायक है, उसी को मैं देता हूँ उस चीज को। ऐसा ही एक और है कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, शायद आपने सुना हो उसके बारे में। कोई भी बड़ी कंपनी वाले कोई सीईओ रखते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं किसी को, तो वो देखते हैं कि ये कंपनी के लिए कैसा रहेगा, कंपनी को फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये कंपनी में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कि थोड़े टाइम में निकल जाएगा। वो सब देखने की जो चीज होती है कंपनियों के बारे में, उसको कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वो भी मैंने डेवलप किया है, वो भी 1-2 जने को सिखाया है मैंने आज तक, पूरे इतने साल में ज्यादा को नहीं सिखाया मैंने। तो ऐसी बहुत सी ब्रांच है, और मैंने केपी में जितना काम किया है उतना शायद ही किसी ने किया है। नई नई चीज, मुहूर्त, केपी से मुहूर्त कैसे निकालें, केपी से मेला पक कैसे करें, बीटीआर कैसे करें। बीटीआर का भी मैंने एकदम सरल आसान तरीका निकाल दिया है कि भाई कैसे कर सकते हैं इसको। मुहूर्त कैसे निकालना है, मेला पक एक लड़के लड़की का नहीं, पिताजी और उसके बच्चे का, माँ सास बहू का, माने आप किसी भी टाइप का कर सकते हैं। गुरुजी, हम एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ, केपी में सब लॉर्ड के हम काम करते हैं। सब लॉर्ड, वो सब लॉर्ड तो 3 मिनट से 9 मिनट तक जनरली होती है मेरे ख्याल से। वो उसके भी माइक्रो में हम जा नहीं सकते, तो वो सब लॉर्ड के काम करने में नहीं सकते केपी के रूल लगा के? नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 से 9 मिनट आप कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जब आप हॉरोस्कोप बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही होगा कि 3 मिनट तक चलेगा। हो सकता है एंड में हो, 15-20 सेकंड में चेंज भी हो सकता है। वो आप चेक करिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको 9 मिनट ही मिलेंगे शुक्र में। मान लीजिए कि 8.5 मिनट निकल गए तो 30 सेकंड में तो शुक्र भी चला जाएगा आपका, इतना बड़ा है तो भी। तो जरूरी नहीं है कि 3 मिनट 9 मिनट तक चलेगा वो तो आपका बर्थ का टाइम क्या है उसके हिसाब से वो हो सकता है एंड में भी हो। और ऐसे बहुत होते हैं, अगर 12 भाव के सब लोड आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सब तक जाए, सब तक जाने की जरूरत ही नहीं। आपको बिल्कुल सब तक जाने से ही अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते हो, तो फिर आगे और जाने की क्या जरूरत है। केपी मुहूर्त के विषय में भी बता दीजिए ना गुरुजी। जी, केपी मुहूर्त लंबा विषय है, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। अभी हमारे पास आधा घंटा है, तब तक मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ।
जो अभी के ये किसी ने पूछा है गुरुजी, कैन वी नो व्हेन नेचुरल कैलेमिटीज हैपन थ्रू केपी मुंडे नेशनल? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं केपी से, क्योंकि मैं काम ही केपी पे करता हूं। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हैं कि ये कब होगा, बारिश से ये पूर आएगा, धरती कम हो जाएगा, ये सब आप देख सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, समझने में मुश्किल है, और इसमें 3-4 टाइप की कुंडलियां बनानी पड़ती हैं और सबको मिला करके फिर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस इसमें चाहिए आपको। अभी सीखा ने कल आप प्रेडिक्शन करें, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 ये आप इसके मास्टर बन सकते हैं। नहीं बन सकते ऐसा नहीं। और कोई सवाल है तो फिर इसके बाद मैं आपको मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। जैसे गुरुजी केपी एस्ट्रोलॉजी से कोई बंदा हमारे पास आते हैं तो कैसे गाइडेंस करे थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी? आप केपी एस्ट्रोलॉजी से जातक को कैसे गाइडेंस करे? नहीं, वो तो उसका क्या सवाल है इसके ऊपर है ना सब। केपी से आप जनरल प्रेडिक्शन मत करिए कभी भी। उसको पूछिए भाई क्या पूछना है बताओ, वो जो सवाल पूछता है उसका जवाब दे दीजिए आप। बड़ा आसान है, जनरल प्रेडिक्शन करना ही नहीं हमको। अभी इसमें किसी ने पूछा है कि भाई मैरिज के प्रेडिक्शन क्यों फेल होते, वो मैंने अभी बताया लॉटरी का उदाहरण दे करके। किसी ने पूछा है इट इज रिटन इन फेथ देन इट विल हैपन फॉर श्योर, दिस मीन फेथ कैन नॉट बी चेंज। ये बिल्कुल सही है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में नहीं होता। जो लिखा है और लिखा है, खत्म। चलिए, अगर किसी के सवाल है कोई और। गुरुजी नमस्कार जी। While predicting in KP astrology, the Marak and Badak planet we usually use, how can we predict including or excluding about it? Please clarify about it, sir. देखिए, ये जो बाधक मारक है ना, वो सिर्फ लॉन्जेविटी के लिए ही है, और किसी चीज के लिए बाधक मारक को कंसीडर नहीं करना है। ये बिल्कुल क्लियर है। या तो आप किसी का एसेसिनेशन देख रहे हैं, यानी कि डेथ देख रहे हैं किसी की, तो तब मारक बाधक, आयुष्य में मारक बाधक। बाकी जॉब वगैरह या कोई भी सवाल है उसमें हमें मारक बाधक का कोई मतलब है ही नहीं। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा 7वां मारक है, 11वां 9वां और 7वां जो है वो अलग अलग राशियों में बाधक बनते हैं। तो बस उसको कंसीडर करना है हमने। चलिए, तो अब मैं आपको, किसी के सवाल नहीं है तो फिर मैं आपको मुहूर्त के बारे में थोड़ा सूक्ष्म बता देता हूँ। ओके गुरुजी, ओके। जैसे हमारा जन्म होता है, तो जिस टाइम पे हमारा जन्म होता है, जिस तारीख को, जिस प्लेस को, उसकी एक कुंडली बनाते हैं, जो हम उसको नेटल हॉरोस्कोप कहते हैं। अब वो पूरी जिंदगी हमें हमारा गाइडेंस करते रहते हैं कि आगे जब तक हम जिंदा रहेंगे वो क्या क्या होगा, वो उससे हमें पता चलता रहता है। जैसे जैसे दशाएं चेंज होती है, वैसे वैसे सब परिणाम अलग अलग आते रहते हैं। अब मुहूर्त का मतलब वही है। मुहूर्त हम करते हैं किसी एक टाइम पे, तो जिस टाइम पे हमने वो कार्य चालू किया, वो टाइम, वो तारीख और वो प्लेस, उस काम की कुंडली बन गई और वो परमानेंट हो गई। वो कुंडली आपको हर टाइम बताएगी कि किस पोजीशन में ये जो मुहूर्त की बाबत है वो किस पोजीशन में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने शॉप ओपनिंग किया, उसके टाइम, तारीख और प्लेस की आपने कुंडली बना ली, और दशा ऐसी आई आपकी कि वो 1, 5, 9, 8, 12 दिखा रही है और 2, 6, 10, 11 अच्छे भाव कोई नहीं दिखा रही है,
तो उसका मतलब उस पीरियड में आपका बिजनेस जो है वो डल होने वाला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, आपके हॉरोस्कोप में जो है उसको ओवर रूल मुहूर्त नहीं कर सकता, वो उसके अधीन ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि भाई मुहूर्त अच्छा ले लिया तो काम हो ही जाएगा। आपका नसीब भी, आपकी कुंडली भी प्रॉमिस करनी चाहिए उस चीज को, नहीं तो नहीं होता। तो आप पूरे दिन में से एक ऐसा टाइम निकालिए कि वो आपके लिए सब तरह से सही हो। अब सही होने की पहली जो कंडीशन है वो ये है कि मान लीजिए कि आप एक शॉप का ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि सालों तक मेरी शॉप चले। अगर सालों तक आपको चलानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्जेविटी 100% होनी चाहिए, इसमें बाधक मार्ग नहीं आने चाहिए पहले भाव के सब लोड में। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि पूरे दिन में आपको जो सब मिलेंगे वो 249 सब मिलेंगे। 249 सब में से जो बाधक मारक वाले जितने भी है उसको निकाल देना है। दूसरी बात, मुहूर्त हम क्यों निकाल रहे हैं? लाभ प्राप्त करने के लिए। लाभ का भाव हो गया 11वां, और अगर हम चर लग्न लेते हैं तो उसमें 11वां भाव बन जाता है बाधक। तो हमें पहला ध्यान ये भी रखना है कि चर लग्न वाला कोई भी पीरियड हमें नहीं लेना है। तो पूरे दिन में जब जब भी चर लग्न आवे उसको निकाल देने। पहला ये हो गया कि लॉन्जेविटी पूरी होनी चाहिए। दूसरा, चर लग्न नहीं लेना है। तीसरी बात, जिस चीज का हम मुहूर्त देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी का मुहूर्त देख रहे हैं, तो ऐसा टाइम हमें देखना है कि 7वें भाव का सबलोड 2, 7, 11 हमें दिखाता हो और 1, 6, 10 बिल्कुल ना दिखाता हो। अगर 1, 6, 10 है और हमारी कुंडली में भी ऐसा है 2 शादी के योग, तो हो सकता है कि हमारा सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या तो शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम रहे। तो 2, 7, 11 ही होने चाहिए, भले ही कोई एक हो, लेकिन किसी भी कीमत पे 1 या 6 या 10 तो नहीं होने चाहिए, ये पक्की बात। ऐसा ही दशा में देखना है हमने, दशा में भी 1, 6, 10 नहीं होने चाहिए, 2, 7, 11 में से कोई एक होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको 3, 4, 5 दिन में 1 या 2 मुहूर्त अच्छे मिलेंगे। इसमें ना आपको अष्टमेश चंद्र देखना है, ना आपको राशि का मिलान करना है, कुछ नहीं करना है। जिस दिन का मुहूर्त चाहिए उस दिन का पूरा 249 सब ले लीजिए लग्न के कैलकुलेट करके। ये जो है वो सॉफ्टवेयर में मिल जाता है सब। ये मैन्युअली करने में तो 10 दिन लग जाएंगे आपको। पूरे 249 लग्न गिनेंगे आप, इसके सबका एनालिसिस करेंगे, फिर 7वें भाव के सबका, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो वो नहीं करना है हमने। सॉफ्टवेयर में ऐसा आता है कि वो सॉफ्टवेयर अपने आप सब काम कर देता है हमें। तो ये देखना है आपने कि भाई ऐसा दिन का एक टाइम निकले जिसमें हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो। जब वो फुलफिल हो जाएगी तो वो टाइम आपका मुहूर्त का निकलेगा, वो ही काम करेगा। अब देखिए, मैं आपको ये मेरा सॉफ्टवेयर शेयर करके दिखाता हूं आपको, ताकि अभिजीत मुहूर्त अच्छा नहीं होता है। मेरी मुहूर्त की बुक में मैंने लिखा है कि अभिजीत मुहूर्त में एक जो सीएम थे उन्होंने अपना वो लिया था, गद्दी ग्रहण की थी, और पूरी टर्म अपनी नहीं कर पाए और उतर जाना पड़ा उनको। इसमें देख रहा है मुहूर्त का वो विंडो, ऐसा क्यों हो रहा है? ये 1 मिनट, 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 1
कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकल रहा है, उसको करना ही करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसको उसके प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे। थैंक यू गुरुजी। ये देखिए, ये जो मैंने एक मुहूर्त निकाला था एक फैक्ट्री ओपनिंग का, मेरी मुहूर्त की बुक में मैंने ये सब पूरा डिटेल में दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या नहीं है, कैसे क्या, सब कुछ। सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 अगस्त 2006 को ये मुहूर्त मैंने निकालना था, इस दिन के लिए फैक्ट्री का ओपनिंग था। ये 12 लग्न कब कब स्टार्ट होते हैं, ये हो गया ये कि भाई यहां से ये लग्न स्टार्ट हुआ, यहां से ये करके 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 12 लग्न आ गए। अब मैंने क्या किया, इसमें से जो चर लग्न थे वो निकाल दिए। जब चर लग्न निकाल दिए तो इतने लग्न बच गए। अब फैक्ट्री का मुहूर्त अगर निकालना है तो इसका सीधा मतलब है कि भाई ये होगा कहीं मॉर्निंग में 10 बजे के आजू बाजू। तो 10 बजे के आजू बाजू में हमें सिर्फ यही मिल रहा है, विर्गो लग्न, कन्या लग्न। तो कन्या लग्न 8:51 से लेकर के 11:01 तक चलता है। इसका जो मैंने सबलोड किया तो इतने सबलोड आए, दिख रहा है ना आपको? जी दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है गुरुजी। अब ये जो सबलोड मिले उसको मैंने एनालाइज किया चार्ट बना बना करके। जैसे 8:51 को ये सबलोड था राहु, तो राहु क्या कर रहा है भाई, राहु मारक हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो छोड़ना पड़ेगा। 8:56 वाला टाइम है वो मारक को सिग्निफाई कर रहा है, तो नहीं लेना है हमको, क्योंकि लॉन्जेविटी चाहिए हमको। 9:04 तो उसमें जो है मारक बाधक कुछ नहीं है, इसलिए ये सही है। 9:13 वो भी सही है। ऐसा करके 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 पूरे चेक करने के बाद, पूरा जब मैंने चेक कर लिया तो जो अच्छे टाइम थे, ये सबसे पहला 9:04 वाला, तो इसमें क्या करना है, 10वें भाव का सबलोड देखना है, क्योंकि ये बिजनेस का है। तो 10वें भाव का सबलोड जो है 1, 5, 9 नहीं बताना चाहिए हमको। तो ये 10वें भाव का जो सबलोड है वो हमें 9 और 5 दोनों दिखा रहा है, 5 और 9 दोनों दिखा रहा है, तो नहीं लेंगे। फिर आगे जाएंगे, 9:13 10वें भाव का सबलोड क्या दे रहा है, ये हो गया। तो ये एक 5-9 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये ठीक है। इसके बाद तीसरे में 10वें भाव का सबलोड देखेंगे तो वो भी 1, 5, 9 नहीं कर रहा है। फिर चौथा 10वें भाव का सबलोड ये 5 और 9 दोनों को कर रहा है, तो नहीं चलेगा। ऐसा करते 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 हमने सब चेक कर लिए 10वें भाव को। तो जो मुहूर्त अच्छे मिले उसमें से हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे 11वें भाव को। जो 11वां भाव 1, 5, 9 नहीं दिखा रहा होगा और 10वां भाव भी नहीं दिखा रहा है, वो सबसे अच्छा। तो उसमें मैंने जब देखा तो 9:13 और 14 वाला जो टाइम मिला वो ऐसा था कि जिसमें 10वां और 11वां दोनों 2, 6, 10, 11 दिखा रहे थे, लेकिन 1, 5, 9 नहीं दिखा रहे। तो मैंने वो टाइम उसको दे दिया कि भाई इस टाइम पे आपको स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट करने का टाइम है, खत्म कब भी हो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये इस प्रकार से आप मुहूर्त निकालते, ये लंबी प्रोसेस है, आप इस प्रकार से इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। वो नेटल चार्ट काम करता है और मुहूर्त काम करता है नया बिजनेस चलाने में। हाँ, लेकिन नया मुहूर्त अच्छे से अच्छा निकालेंगे, लेकिन अगर हमारा जो मेन होरोस्कोप है, जो सोर्स है हमारा, वो अगर अच्छे नहीं है तो फिर मुहूर्त से भी कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल
वो नेटल चार्ट अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मुहूर्त निकालना है। हाँ हाँ। हम वो जनरल उसमें मुहूर्त उसमें कैलेंडर में देता है, वो मुहूर्त अच्छा है, वो मुहूर्त अच्छा है, वैसा नहीं नहीं, वो सही नहीं है। ये वो होली का जो टाइम है उसको होलाष्टक बोलते हैं। कोई अच्छा काम लोग नहीं करते उस समय। लेकिन मैंने मेरी 3 बुक पब्लिश की है, इसमें से मुहूर्त वाली बुक भी मैंने होली के दिन ही पब्लिश की है, बिल्कुल होली के दिन। जबकि हम लोग यहाँ होली को अच्छा नहीं मानते, होली वाला दिन अच्छे नहीं होते शुभ कार्य के लिए। आपने वो केपी सिस्टम ने मुहूर्त निकाला होली के दिन में? जी बिल्कुल नहीं, मेरी बुक जो पब्लिश की ना उसका होली मुहूर्त के ऊपर जो मेरी बुक है उसको पब्लिश मैंने होली के दिन ही किया था। मैंने बोझ लिया सर जी उसका, लेकिन आपने तो वो केपी मुहूर्त था उसमें लिया था ना? हाँ केपी मुहूर्त कैलकुलेट किया हाँ, किया ना? बिल्कुल केपी मुहूर्त। ओके गुरुजी, ओके जी गुरुजी। एक मिनट जी। ये शादी विवाह में ये शुक्र और गुरु अस्त हमें देखना नहीं चाहिए, कंसिडर नहीं करना चाहिए। अरे आपको मैं कितनी बार बोला, आपको कोई अस्त ऊंच नीच कुछ भी मतलब नहीं है किसी भी चीज से, जो है वो है, रहने दो उसको ऐसे ही। कोई काम, कोई इससे कोई मतलब नहीं है आपका। आपको सिर्फ देखना है 7वें भाव का सब लोड और दशा 2 7 11 दिखानी चाहिए, बस खत्म। लेकिन जैसे हम वहाँ जाते हैं ना, वो हॉली प्लेसेस पे जाते हैं पहली बार, हाँ उस जगह पे भी देखना नहीं पड़ेगा अपने। हम केपी से मुहूर्त निकालिए ना होली प्लेस जाने का। जी हाँ, जो मुहूर्त क्या क्या कौन से के लिए क्या क्या नियम है वो मेरी बुक में है सब। लेकिन नेपाल में प्रैक्टिस थे तो गुरु अस्त शुक्र अस्त में तो शुभ कार्य में वर्जित है गुरुजी, यहाँ पर तो वो लोग नहीं करते। आप चिंता मत करिए उसकी, नहीं करते तो समझाइए लोगों को कि भाई इसकी कोई जरूरत नहीं, आप करके देखो। मैं खुद जब होली, जैसे यहाँ हमारे यहाँ होली के 8 दिन में कोई अच्छा काम नहीं होता, उसको होलाष्टक बोलते हैं यहाँ, वो अच्छे दिन नहीं है। उसके बावजूद मैं मेरी बुक पब्लिश उसी दिन करता हूँ मेरे मुहूर्त से। तो जब मैं करूंगा तो मैं दूसरे को बोलूंगा ना कि भाई करो, कोई चिंता मत करो, देखो मैं भी करता हूँ। लेकिन नेपाल में 99% लोग वैसा है तो नहीं, तो समझाना हमारी ड्यूटी है ना। आप खुद करेंगे तो वो भी करना चालू कर देगा कि भाई गुरुजी कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। मैंने मेरी ऑफिस अमास के दिन शुरू की है काल चौगड़िया में। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मैंने अपने हिसाब से मुहूर्त निकाला बस। Guruji, problem with us, we Nepalese, is that people generally believe in traditional astrology. But though KP is better than that, but still they do not believe. Still, we are not able to make them aware about KP astrology here. नहीं, आपको क्यों अवेयर करना है किसी को? आप अवेयर मत करिए ना, आप केपी से काम करिए, उसको बताने की क्या जरूरत है मैं केपी से करता हूँ। वो तो यही प्रॉब्लम इंडिया में भी है। इंडिया और नेपाल में कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का ही बोलबाला है, केपी वाले बहुत कम है। हम क्यों बताएंगे हम केपी से कर रहे हैं? हमको उसको तो प्रिडिक्शन से मतलब है ना अपने। अब हम क्या कर रहे हैं उसको क्या पता, क्यों बताए उसको? जब उसका रिजल्ट आएगा तो अपने आप आपके पास दोबारा दौड़ के आएगा वो। जब आप खुद ऐसे टाइम में काम करेंगे, जब नहीं होता है काम, ऐसे टाइम में आप करेंगे और सक्सेस हो जाएंगे तो आप उसको दिखा सकते हैं, देखो भाई मैंने किया था, मैं सक्सेस हो गया हूं। अगर विश्वास है तो करो। एक बार करेगा, सक्सेस हो जाएगा तो फिर आपका भगत बन जाएगा वो, आपके पीछे पीछे घूमेगा। फिर थोड़ा मुश्किल है ये, मैं भी मानता हूँ। ये हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, जो भी आता है
अच्छा कोई कौन सा रंग पहने, क्या विधि करे, क्या करें, क्या उपाय बताइए, तो मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं मना ही कर देता हूँ भाई ये सब मेरे पास नहीं है। मेरे ख्याल से गुरुजी एक कैलेंडर लिखना बनाना सकते हैं कि न सकेगा कि नहीं सकेगा, वो साल भर के मुहूर्त के कैलेंडर हम केपी लोग? मुश्किल है, क्योंकि अब इतने सारे मुहूर्त के सब्जेक्ट है कि आप पूछिए मत, तो कौन सा ले फिर उसमें से। मुहूर्त इतने सारे हैं, 1000 टाइप के मुहूर्त होते हैं, 1000 वाले मुहूर्त में से पूरे साल भर के 1000 में कितने आएंगे, ऐसे 1000 निकालने जाएंगे तो कितने बन जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा साल उसी में निकल जाएगा आदमी का, एक दिखता जाएगा तो। लेकिन वो वैदिक वाला कैलेंडर होता है ना, वहां पर तो मुहूर्त तो वो ऐसा ही है, जैसे शुक्रस्त का हो गया नहीं लेंगे, ये है तो नहीं लेंगे, अष्टमेश गुरु है उस दिन नहीं लेंगे, वो ऐसे ही करते हैं ये लोग। अष्टमेश गुरु कुछ नहीं होता, अब अष्टमेश चंद्र है तो भी कर सकते हैं आप, कुछ नहीं होता। वो आप जब करेंगे अगले को फायदा होगा तो अपने आप आपके ऊपर विश्वास करेगा आदमी। ओके गुरुजी, ओके। कही अब और कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो वैसे ही हमारे टाइम लगभग हो गया है। Guruji, by the way, what is the cost of your this software? नहीं, ये सॉफ्टवेयर मेरा नहीं है, ये जो जिसका सॉफ्टवेयर है उसका नाम है रंगराजन। मैंने यहाँ ये चैट में उसका वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आप लोग उसमें जाइए। प्राइस अलग अलग है इसकी, हर एक मॉड्यूल की अलग अलग है, आप देख लीजिए उसको, उसमें उसका पता भी है, मेल आईडी भी है, आप मेल करके उसको पूछ लीजिए। बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा रिजिड है, जल्दी से जवाब किसी को देता नहीं है, पर आदमी अच्छा है। और एक बार परचेस कर लिया तो फिर आपको कोई झंझट नहीं है, बार बार कुछ देना नहीं है उसको। और हर 2-3 साल में जो अपग्रेड आता है वो 200-300 रुपया लेकर के वो अपग्रेड भी कर देता है, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। सॉफ्टवेयर अच्छा है गुरुजी। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये ऑफलाइन है, आपको आप आपके अंदर डाल सकते हैं इसको, उसका डोंगल आता है, आप इंस्टॉल 10 मशीन में कर लीजिए, जिसमें डोंगल लगाएंगे उसमें चालू हो जाएगा। स्पेशली 4 लेवल और 6 लेवल के बारे में जो आपने बताया गुरुजी, उसमें ज़्यादातर हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा, और वो एक सटीक प्रेडिक्शन है, क्योंकि 4 लेवल में जो नहीं दिखा रहा है वो 6 लेवल में दिखा रहा है, क्योंकि घटना उसी से हो रहा है। मतलब नहीं, अगर हम बोलते हैं कि 4 लेवल में गया देखते नहीं होगा, लेकिन 6 में जाने से पता चलता है अच्छा इसलिए हो रहा है। इसका मतलब 6 लेवल और 4 लेवल हमको जाना ही है और हम जाएंगे भी। बिल्कुल। कोई गलती हुई हो तो क्षमा। नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, बहुत। थोड़ा गुरुजी, जो आपने इतना टाइम, आपका इतना वैल्यूएबल टाइम आपने हमके ऊपर दिए हैं, जो 2 घंटे से भी ज्यादा जी आपने टाइम दिए हैं। मेरी तो इच्छा, मेरा कैलकुलेशन 1 घंटे का था, आपका आग्रह था कि नहीं कम से कम 2 घंटा चलाइए। आपने 1 घंटे बोले थे जी, और आपने जो 2 घंटे में हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी जगाई है जी, वही महत्वपूर्ण होता है। ये 2 घंटे में तो हम क्या सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपने क्यूरियोसिटी हमारे अंदर जगाई,
जैसे हम पुराने कल्चर से ना कोई भी पूजा करते हैं, जो भी वैदिक सनातन से हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें से हम एक केपी सिस्टम थोड़ा क्या है ना, अभी आपने जो मुहूर्त बताए और आपने जो रिमेडी के बारे में बताएं, बिल्कुल सही। कृष्णमूर्ति गुरु ने भी अपने पुस्तक में कहीं भी रिमेडी के बारे में नहीं बताए। जैसा भी होता है वो होकर ही रहेगा, इसके बारे में मत पढ़े, आप भी वही से ही बताएं। और मुहूर्त इतनी अच्छी तरीके से आपने आपके बुक में लिखे है और थोड़ा बताने की प्रयास भी किए थे, और 15-20 मिनट में तो क्या होगा, हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो भी काम करना है उस हिसाब के मुहूर्त से काम करने से आगे आने वाले समय अच्छा चला जाएगा। ये भी हम आपसे बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। फिर अब हम फिर आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। जरूर और हम आपको जितना जल्दी हो सके एक बार हम नेपाल में आपको बुलाएंगे। जी जरूर मना मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल हमारी दिल से इच्छा है कि हमको पशुपतिनाथ जाना है, जनकपुरी जाना है। ये हमें जानकारी भी आपकी तरफ से हम पाएंगे और हम भी आपको दे देंगे। ऐसे कब जब भी टाइम मिले तो आप हमें गाइड करते रहिए। बिल्कुल, जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे बता दीजिएगा, एक टाइम नक्की करके हम फिर से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने इतना मेहनत करके जो हमें टाइम दिया है, उसके स्वरूप हम थोड़ा सा एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जरूर। भले ही हम और तो क्या दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। कभी ऋण पे नहीं कर सकते। गुरु जी का ऋण पे करना क्या है ना, दूसरों को वैसे गुरु जैसे बनने सिखाना है। जी, जरूर। गुरु का जैसा आचरण अवलंबन करना ही गुरु का ऋण पे करना होता है। फिर भी आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। सभी को नमस्कार। धन्यवाद गुरुजी, फिर मिलते हैं। जी, जरूर। नमस्कार। और पशुपतिनाथ में जरूर मिलेंगे। पशुपतिनाथ